ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. The Urdu video lesson, Diet Ballari. E-class for 7th standard, subject General Science, presented by M. Parveen Banu, TG. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एम परवीन बानू है। मैं आज जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के मजमून साइंस के तहत सबक मिट्टी की दूसरी इकाई की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में मिट्टी से मुताल्लिक जानकारी हासिल की थी, जैसे कि मिट्टी की अहमियत, जिंदगी से भरपूर मिट्टी, मिट्टी की एक तस्वीर और मिट्टी के अक़साम। अब आज की इस क्लास में इस सबक का बाकी हिस्से से मुताल्लिक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। इनके जवाबात आप सोच समझ कर देने की कोशिश करें। ये सवालात आपकी पिछली क्लास से मुताल्लिक होंगे। तो पहला सवाल है, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। क्या है बच्चों पौधों के हिस्से? जी हाँ, बिल्कुल सही। जड़ें, तना, पत्ते, फूल और फल पौधे के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मेरा दूसरा सवाल है, पौधे की जड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? कहाँ पर पाई जाती हैं बच्चों? बिल्कुल सही, जमीन के नीचे यानी मिट्टी में पौधे की जड़ें पाई जाती हैं। मेरा सवाल नंबर 3 है, हमारे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? शाबाश, हमारे घर जमीन पर बनाए जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, जमीन की बालाई परत पर कौन सी कुदरती वसाइल मौजूद होती है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जमीन की बालाई परत को हम क्या कहते हैं? शाबाश, मिट्टी। तो जमीन की बालाई परत पर मिट्टी जो कि एक कुदरती वसीला है वो मौजूद होती है। मेरा अगला सवाल है, मिट्टी की खुसूसियत लिखिए। तो इसका जवाब रहेगा बच्चों, मिट्टी पानी को जज़्ब करती है, मिट्टी की मुख्तलिफ परतें होती हैं और मिट्टी मुख्तलिफ किस्में की होती हैं। तो बच्चों, मेरा आज का सबक है मिट्टी। इसके मुतालिक से हम आज और जानकारी हासिल करेंगे। तो जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात की मजमून साइंस में उन्वान रहा है मिट्टी, जो कि सबक नंबर 9 है, और आज मैं इसका दूसरा हिस्सा पेश करने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे कि हवा, पानी, ग़िज़ा, मिट्टी, सूरज की रोशनी, जंगलात, पेड़ पौधे वगैरह। बच्चों, आप सब जानते हैं इन्हें हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं। ऐसे ही मिट्टी भी एक कुदरती वसीला है जो जानदारों के लिए फायदेमंद है। तो आज की इस ई क्लास में हम मिट्टी की खुसूसियत, मिट्टी का पानी को जज़्ब करना, मिट्टी और फसलें से मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। तो सबक मिट्टी में पढ़े जाने वाले अहम नुकात इस तरह होंगे: मिट्टी की अहमियत को जानना, मिट्टी की खुसूसियत को मालूम करना, मिट्टी के अक़साम को जानना, मिट्टी का पानी को जज़्ब करना और मिट्टी और फसलें। प्यारे बच्चों, आज की इस ई क्लास के अहम नुकात हैं मिट्टी के खवास, जिनमें हम पढ़ेंगे मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह, मिट्टी में नमी और मिट्टी का पानी को जज़्ब करना। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी के कटाव के माने, इसके असबाब और नताइज। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी के आलूदगी के माने, असबाब और उसकी रोकथाम। यानी इन 3-4 नुकात पर हम आज अपनी क्लास से मालूम करते हुए हमारी मालूमात में और इजाफा करेंगे। तो मिट्टी के खवास या खुसूसियात क्या है बच्चों? हाँ, हम सब जानते हैं कि मिट्टी, हवा, पानी और मौसम के सबब
चट्टानों के टूटने की वजह से बनती है। इस अमल को हम मौसमी तकरीब कहते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि चट्टानों के टूटने से जो ज़र्रात हासिल होते हैं वो असल में मिट्टी ही होती है। ये क्यों होती है? ये क्योंकि कुदरत में वाक़या होने वाले अमल से, यानी मिट्टी, हवा, पानी और मौसम के सबब क्या होती, चट्टान टूटने की वजह से बनती है। इस अमल को मौसमी तकरीब कहते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि मिट्टी की नोयत इन चट्टानों पर मुनहसर करती है जिनसे ये बनी होती है। यानी जिस चट्टान से जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी अपनी उस चट्टान की खासियत लेकर बनती है। जैसे कि रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, या जिस तरह के नबातात इसमें पैदा होते हैं। यानी बाद में हम अंदाजा भी लगा सकते हैं जिस तरह के नबातात जिस मिट्टी में पैदा होते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी की नोयत है। तो बच्चों, अब हम कुछ चंद ऐसे सरगर्मियां अंजाम देते हैं जिनसे हमें मिट्टी के और खासियत से मुताल्लिक जानकारी हासिल हो। तो बच्चों, पहली खासियत है मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह। रसाऊ की शरह, पानी का रसाऊ मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी में मुख्तलिफ होता है, ये हम सब जानते हैं। क्या है बच्चों रसाऊ का माना? हाँ, रसाऊ का माना हम माया अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि पानी भी एक माया है, इसलिए हम पानी के रसाऊ की शरह मालूम करेंगे, यानी किस मिट्टी में कितनी मिकदार में पानी जज्ब हो रहा है और कितनी मिकदार में पानी जज्ब नहीं होकर बह जा रहा है। चलिए इसके लिए ज़ैल की तरह एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। सरगर्मी है, घर के फर्श पर या कमरे जमात की फर्श पर अगर पानी गिर जाए तो क्या होता है? क्या होता बच्चों? अच्छा, सवाल मेरा देख सुनिए, क्या पानी बह जाता है या जज्ब हो जाता है? हाँ, तो पानी बह जाता है। इसका जवाब होगा पानी बह जाएगा। मेरा सवाल दूसरा होगा, इस सरगर्मी से ताल्लुक रखते हुए, अगर यही पानी अगर खेल के मैदान में गिर जाए तो क्या ये पानी बह जाएगा या जज्ब हो जाएगा? शाबाश, बह नहीं जाएगा बल्कि जज्ब हो जाएगा। वेरी गुड। यानी तो बच्चों, इन सरगर्मियों से हमें क्या मालूम हुआ? हाँ जी हाँ, हमें ये मालूम हो रहा है कि घर के फर्श पर या कमरे जमात के फर्श पर कोई मिट्टी की सतह ना होने की वजह से पानी बह जाता है, जबकि खेल के मैदान में मिट्टी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर पानी जज्ब हो जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम ये मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह मुख्तलिफ होती है। जैसे रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में पानी का रसाऊ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि रेतीली मिट्टी के ज़र्रात बड़े बड़े होने की वजह से वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते और बीच में उनके दरमियान में बहुत ज्यादा जगह रह जाती है, इसलिए पानी को वो रोक नहीं सकती। जबकि चिकनी मिट्टी में बारीक ज़र्रात ज्यादा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और उनके दरमियान कम जगह रहती है, इसलिए वो पानी को अपने अंदर महफूज रख सकती है। तो मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह हम कैसा मालूम करें? कौन सी मिट्टी में कैसा? हाँ, इसके लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो बच्चों, हम भी देखेंगे कि मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह का दर्जे फार्मूले के मुताबिक हम हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले एक बात हम नोट कर लें कि यहाँ पानी की मिकदार हम मिलीलीटर में लेंगे, रसाऊ का वक्त मिनट में लेंगे और रसा की शरह की इकाई होगी मिलीलीटर फी वक्त, यानी कितना मिलीलीटर पानी जज्ब हुआ है कितने मिनट में, कितने। तो इसके लिए हम एक मिसाल हल करते हैं। मिसाल है, एक नमूने के मुताबिक 200 मिलीलीटर को जज्ब करने के लिए अगर 20 मिनट लगते हैं तो रसाऊ की शरह मालूम कीजिए। सवाल कैसा है बच्चों? यहाँ सवाल पहले समझने की कोशिश कीजिए कि 20 मिलीलीटर पानी है, वो पानी जज्ब हो रहा है। एक
किस में? एक मिट्टी के नमूने में। तो वो मिट्टी के नमूने में ये पानी जज्ब होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। तो इसका हल हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे पहले, रसाऊ की शरह इज इक्वल टू पानी की मिकदार मिलीलीटर में बटे दिया गया वक्त मिनट में। तो पानी की मिकदार कितनी है बच्चों? 200 मिलीलीटर। लिया गया वक्त कितना है? 20 मिनट, यानी 200 बटे 20 हम देखेंगे। तो 0 0 कैंसल हो जाएगा और 2 के पहाड़े से 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0 का 0, यानी रसाऊ की शरह 10 मिलीलीटर फी मिनट है। यानी कि हर 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी मिट्टी के इस नमूने में जज्ब होता है। तो ये रहा बच्चों हल करने का तरीका। तो आपको मैं एक सरगर्मी ये दे रही हूँ बच्चों, इस तरह के आप अलग अलग किस्म की मिट्टी के नमूनों में पानी के रसाऊ की शरह मालूम कर सकते हो। दूसरी खासियत है मिट्टी में नमी। नमी मतलब रतूबत। तो मिट्टी में नमी के लिए हम एक तजुर्बा सरगर्मी के तौर पर करेंगे। तजुर्बा इस तरह है, एक उबालने वाली ट्यूब लीजिए, इसमें एक मिट्टी के नमूने के 2 चमचे इसमें डालिए, इसको आग पर गर्म कीजिए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये रही शक्ल। इसमें एक उबालने वाली ट्यूब है, इसमें हम मिट्टी के नमूने के 2 चमचे लिए हुए हैं। इस उबालने वाली ट्यूब को हम आग पर रखे हुए हैं जो कि बर्नर से दिखाई दे रही है। तो इस तरह का हम अरेंजमेंट करते हुए देखेंगे आगे क्या होता है। अगर हम मिट्टी गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है। अब हम देखेंगे गर्म करने पर क्या होता है बच्चों। क्या आपको कहीं पानी खतरे नजर आ रहे हैं? हाँ, अगर हाँ है तो आपने इनको कहाँ पाया। अगर हम इसको उबालने वाली ट्यूब में 2 चमचे एक मिट्टी के नमूने के लेकर गर्म कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं। हाँ, मिट्टी गर्म होने पर इसमें से पानी के खतरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पानी के खतरे नजर आ रहे हैं तो हाँ, अगर हाँ है तो आपको इनको कहाँ पाया। जी हाँ, आपने सही नतीजा अक्स किया है, यानी कि गर्म करने पर मिट्टी के पानी में भाप बनती है और ऊपर उठती है और उबालने वाली ट्यूब के ऊपरी हिस्से की अंदरूनी ठंडी दीवारों पर इसकी तकसीफ हो जाती है। तकसीफ हो जाना, जम जाना, यानी मिट्टी में मौजूद पानी है, हम उसको गर्म कर रहे हैं तो पानी हमने मालूम है गर्म करने पर वो भाप की शक्ल बनकर ऊपर जाता है। तो ऊपर उठते हुए वो कहाँ पर जाकर जम जा रहा है? शाबाश, उबालने वाली ट्यूब के ऊपरी हिस्से की अंदरूनी ठंडी दीवारों पर तकसीफ कर रहा है। तो बच्चों इसका नजारा हम कुदरत में भी देख सकते हैं, यानी मौसम गर्मा के किसी गर्म दिन में मिट्टी से ऊपर आने वाले बुखारात मिट्टी के ऊपर हवा और सूरज की रोशनी में मुनक्कस होते हैं और टिमटिमाते हुए लगते हैं। ये नजारा हम कब देख सकते हैं बच्चों? जब मौसम गर्म हो और किसी गर्म दिन में हम ये नजारा देख सकते हैं, यानी मिट्टी में से पानी बुखारात बनकर ऊपर उठता है और हवा और सूरज की रोशनी में मुन्नकस होना, पलट कर आना। कौन पलट कर आया? हाँ, वेरी गुड। रोशनी में मुनक्कस होकर पानी कैसे लग रहे हैं? पानी के कितरे टिमटिमाते हुए लगते हैं। तो बच्चों इससे मुताल्लिक मैं एक सरगर्मी आपको और दे रही हूँ। क्या? मिट्टी को गर्म करने के बाद इसको ट्यूब से बाहर निकाल लीजिए और इस मिट्टी का मवाजना उस मिट्टी से कीजिए जिसको हमने गर्म नहीं किया। तो दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और अब जो तीसरी खवास के बारे में हम पढ़ेंगे वो है मिट्टी का पानी को जज्ब करना। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि मिट्टी मुख्तलिफ किस्म की होती है ना? हाँ, शाबाश। इसलिए मिट्टी में पानी को जज्ब करने की शरह भी मुख्तलिफ होती है।
यानी रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी की किस्में हैं। और ये मिट्टी में ये खासियत होती है कि ये अपनी सलाहियत के बिना पर पानी को ज्यादा जज्ब करती है या कम जज्ब करती है। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, रेतीली मिट्टी में पानी की सबसे ज्यादा रसाऊ की शरह होती है। रसाऊ मतलब बह जाना। पानी क्या होता है रेतीली मिट्टी में हम डाले तो बह जाता, लेकिन चिकनी मिट्टी में पानी के रसाऊ की शरह सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि चिकनी मिट्टी बारीक जर्रात से बनी होती है और ये जर्रात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो पानी को अपने अंदर से गुजरने जल्दी नहीं देते। इसी तरह चिकनी मिट्टी पानी की मिकदार को सबसे ज्यादा रोकती है, तो रेतीली मिट्टी पानी की मिकदार को सबसे कम रोकती है। इसकी वजह मैंने बता दी हूँ कि रेतीली मिट्टी में जर्रात बड़े बड़े साइज के होते हैं और चिकनी मिट्टी में जर्रात बारीक होते हैं, इसलिए पानी ज्यादा बह जाता है और कम रोकता है। किसमें? रेतीली मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी में पानी कम रसाऊ करता है और ज्यादा देर तक टिकता है। मिट्टी चलती हवाओं, बारिश, दर्जा हरारत, रोशनी और नमी यानी रतूबत से मुतासिर होती है। आबो हवा की वजूहात और मिट्टी के अज्जात मुख्तलिफ किस्म के फलों, पौधों और फसलों को एक खास इलाके में पैदा होने के बारे में तय करते हैं। यानी कौन से इलाके में कौन से फल उगेंगे, कौन से इलाके में कौन सी फसल के लिए मुनासिब है, ये जो है वहाँ के इलाके की आबो हवा और मिट्टी में पाए जाने वाले अज्जा पर मुनहसिर होता है। तो हम आगे चलते हुए बच्चों देखेंगे मिट्टी और फसलें। मिट्टी और फसलें, मुख्तलिफ किस्म की फसलों को उगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में आपको दिखाई जा रही है, गेहूं की फसल है, कपास की फसल है, चने की फसल है, धान की फसल है, जारी की फसल है। यानी ज्वार के लिए अलग किस्म की मिट्टी चाहिए, धान के लिए अलग किस्म की मिट्टी चाहिए, चने की फसल के लिए अलग मिट्टी चाहिए, रुई की काश्त के लिए अलग मिट्टी चाहिए और गेहूं के लिए अलग किस्म की मिट्टी दरकार होती है। इस तरह से हमने देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की फसलों को उगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की मिट्टी पाई जाती है। कुछ हिस्सों में चिकनी मिट्टी, कुछ हिस्सों में नबाताती मिट्टी और कुछ दूसरे हिस्सों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों ये नक्शा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का। चूंकि हिंदुस्तान हमारा मुल्क बहुत वसी है, बहुत ही बड़े जमीनी इलाके पर फैला हुआ है, इसलिए हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हम मुख्तलिफ तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे शुमाली हिंदुस्तान में ज्यादा यानी ऊपरी हिस्से में ज्यादा जरखेज मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान के तरफ यानी मशरिक के तरफ मगरिब के तरफ हम मगरिबी हिस्से में हम ज्यादातर रेतीली मिट्टी का सामना करना पड़ता है। वैसे ही जुनूबी हिंदुस्तान में यानी निचले हिस्से में और मशरिक के हिस्से में मिट्टी की अलग अलग किस्में हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों इसी तरह हमारी रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मुख्तलिफ तरह की मिट्टी पाई जाती है। कुछ हिस्सों में चिकनी मिट्टी, कुछ हिस्सों में नबाताती मिट्टी और कुछ हिस्सों में काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों भी पाई जाती हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारी रियासत कर्नाटक में अच्छी फसलें कपास की होती हैं, मूंगफली की होती है, ज्वार की होती है और धान की होती है। इसके अलावा दूसरी फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन वो कम मिकदार में उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलाके की मिट्टी उन फसलों के लिए मुनासिब नहीं होती। तो आगे बढ़ते बच्चों हम देखेंगे कि धान के लिए कौन सी मिट्टी मुनासिब है।
تو ایسی مٹی جس میں عضوی مادہ اور چکنائی شامل ہو اور جو پانی کو اپنے اندر روکنے کی طاقت رکھتی ہو، دھان کی فصل کے لیے مثالی ہے۔ دیکھو بچوں، اس تصویر میں دھان کی کاشتکاری کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ مٹی عضوی مادہ رکھتی ہے اور چکنائی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور یہ مٹی پانی کو اپنے اندر زیادہ دیر تک روکے رکھتی ہے۔ تو ایسی مٹی کس کے لیے مناسب ہے؟ دھان کی فصلوں کے لیے مناسب ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے بچوں گیہوں۔ دیکھو بچوں، اس تصویر میں گیہوں دکھائی جا رہا ہے۔ تو گیہوں کی فصل کے لیے، جیسی فصلیں کے لیے بڑھیا چکنی مٹی میں ہوتی ہے، یعنی گیہوں کی فصل کے لیے کون سی مٹی مناسب ہوتی ہے؟ چکنی مٹی۔ یعنی گیہوں جیسی فصلیں بڑھیا چکنی مٹی میں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ہیومس بہت ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں چکنی مٹی میں ہیومس زیادہ ہوتا ہے۔ ہیومس مانے کیا؟ میں نے اپنی پچھلی کلاس میں بتایا تھا۔ ہیومس مٹی میں موجود مردہ اشیاء کو کہتے ہیں، جو کیا کام ان کا؟ ہیومس جو ہے مٹی کی زرخیز بڑھاتے ہیں اور اس کے میں اگنے والے پودوں کو آسانی سے غذا فراہم کرتے ہیں۔ تو بچوں، گیہوں جیسی فصلیں بڑھیا چکنی مٹی میں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ہیومس بہت ہوتی ہے اور ایسی مٹی زرخیز بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مٹی گیہوں اگانے والی مٹی کیوں زرخیز ہوتی ہے؟ کس وجہ سے؟ شاباش، ہیومس کے وجہ سے۔ ہیومس کیا ہے؟ ہیومس مٹی میں موجود مردہ اشیاء ہے اور ہیومس مٹی کو زرخیز بناتے ہیں اور پیڑ پودوں کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ تو آگے کی فصل ہم دیکھیں گے مسور۔ مسور کیا ہے؟ ایک قسم کی دال ہے۔ مسور اور دوسری دالوں کے لیے نباتاتی مٹی جو آسانی سے پانی کو نکال دیتی ہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی مسور، دوسری دالیں کون سی دکھائی بچے اس میں؟ چنے کی دال ہے، تور کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، ماش کی دال ہے، مونگ ہے، لوبا ہے۔ تو یہ ہر قسم کی دالیں ہیں۔ تو ایسی ہر قسم کی دالوں کے لیے کون سی مٹی مناسب ہے؟ شاباش، نباتاتی مٹی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی آسانی سے پانی کو نکال دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں بچوں روئی کے لیے۔ روئی کیا ہے؟ کپاس، جس سے ہم اپنے لیے سوتی کپڑے بناتے ہیں۔ تو روئی کے لیے ریتیلی اور نباتاتی مٹی جو پانی کو آسانی سے نکال دیتی ہے اور بہت سی ہوا کو اپنے اندر روک سکتی ہے، زیادہ مناسب ہے۔ یعنی روئی کی کاشتکاری کے لیے ہمیں کون سی مٹی چاہیے؟ ریتیلی اور نباتاتی مٹی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی پانی کو آسانی سے نکال دیتی ہے اور بہت سی ہوا کو اپنے اندر روک سکتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی مٹی سے مناسبت الگ الگ قسم کی فصلوں کے بارے میں جانکاری۔ تو آگے بڑھتے ہوئے بچوں ہم دیکھیں گے مٹی کا کٹاؤ، یعنی مٹی کا کٹ جانا۔ کس وجہ سے کٹ جا رہا؟ شاباش، پانی، ہوا یا برف سطح زمین کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، اسی کو مٹی کا کٹاؤ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عمل قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ زمین پر کی بالائی پرت یعنی مٹی بہہ جانے کی وجہ سے وہاں پر مٹی کا کٹاؤ واقع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بچوں مٹی کٹاؤ کے بارے میں؟ مٹی کٹاؤ سے کیا مراد ہے یا مٹی کا کٹاؤ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاباش، بالکل صحیح ہے۔ ہم اس کا جواب یہ لکھ سکتے ہیں کہ پانی، ہوا یا برف سطح زمین کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، اسی کو مٹی کا کٹاؤ کہا جاتا ہے۔ تو مٹی کے کٹاؤ کے اسباب پر ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ تو کس وجہ سے مٹی کٹتی ہے؟ تو بچوں میں نے پہلے ہی بتایا، پانی کی وجہ سے۔ پانی کیسا آتا زیادہ؟ ہاں، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، یعنی لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے زمین پر کی بالائی پرت مٹی بہہ کر چلے جاتی ہے، تو وہاں پر مٹی صاف ہو جاتی
से और मिट्टी का कटाव हो जाता है। दूसरा सबब है जंगलात के कटाव की वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है। जंगलात का कटाव मतलब जंगलात में मौजूद दरख्तों के कटाव की वजह से मिट्टी की कटाव का सबब बनता है। नंबर 3 है मवेशी जानवरों के ज्यादा चरने से, यानी हम जो जानवर पालते हैं उनको हम लेकर जाते हैं मिट्टी में चराने के लिए, तो रोजाना चरने से और ज्यादा चरने से, रोजाना लगातार महीनों से मेहनत चरने से वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, कटाव हो जाती है। नंबर 4 है ज्यादा कीड़ाकश दवाओं के इस्तेमाल से। कीड़ाकश दवाएं, कीड़े उनको मारने की दवा कहाँ इस्तेमाल होती है, शाबाश, खेतों में जब फसल उगती है तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए वहाँ पर किसान क्या करते हैं, कीड़ेकश दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे ज्यादा कीड़ाकश दवाओं का इस्तेमाल कम करें। 5वां है ज्यादा रिहाइशगाहें और तामीरात की वजह से, ज्यादा घरें बनाने की वजह से। नंबर 6 खाद के ज्यादा इस्तेमाल से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इसके नतीजे क्या हैं बच्चों, मिट्टी के कटाव नतीजे होते हैं, मिट्टी की आलूगी में इजाफा होता है, जंगलात के कटाव का सबब बनता है, फसलों और ज़राअत में कमी होती है, सैलाब और खाहात का वक़ू होना होता है और जमीन का बंजर हो जाना भी नतीजा होता है। तो मिट्टी के आलूगी हम देखेंगे बच्चों। मुख्तलिफ अक़साम के कुदरती व मसनवी ज़राए से मिट्टी में मौजूद फ़ायदेमंद अज्जा का ख़त्म हो जाना मिट्टी की आलूगी कहलाता है। यानी नामुनासिब मिट्टी को हम मिट्टी की आलूगी कहते हैं। तो इसके क्या असबाब हो सकते हैं? हाँ, ठोस फालतू मादे, सनती जहरीले मादे का इखराज, कीड़ाकश अद्वियात का इस्तेमाल, मसनवी कीमियाई खादें, कुदरती आफात, जौहरी इखराज वगैरह मिट्टी की आलूगी के असबाब हैं। तो इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक चीज़ों का कम इस्तेमाल करने से, कीड़ाकश अद्वियात का और मसनवी कीमियाई खाद का मुनासिब इस्तेमाल से, सनती जहरीले मादों के इखराज को रोकने से, ज़्यादा दरख्त लगाकर और नाकारा मादों की बाज़ तश्कील करने से। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने मिट्टी के खवास के बारे में पढ़ा, मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ा और मिट्टी के आलूगी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के सबक को उम्मीद करती हूँ आपने बगौर सुना होगा। इससे मुताल्लिक़ मैं चंद सवालात करती हूँ, आप इसके जवाबात अपनी नोटबुक में लिखिए। मेरा पहला सवाल है मिट्टी के खवास की फहरिस्त बनाइए। तो इसका जवाब ये रहा, खवास है मिट्टी में पानी की रसो शरह, मिट्टी में नमी और मिट्टी का पानी को जज़्ब करना। मेरा दूसरा सवाल है कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी की रसो शरह होती है? तो रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा। मेरा सवाल नंबर 3 है कौन सी मिट्टी में सबसे कम पानी की रसो शरह होती है? तो इसका जवाब है चिकनी मिट्टी और नबाताती मिट्टी। अगला सवाल है गेहूं और चने जैसे अनाजों के लिए कौन सी मिट्टी मुनासिब होती है? शाबाश, गेहूं और चने के जैसे अनाजों के लिए चिकनी मिट्टी और नबाताती मिट्टी मुनासिब होती है। मेरा अगला सवाल है नबाताती मिट्टी कौन सी फसल के मुनासिब होती है? शाबाश, मसूर और दूसरी दालों के लिए। रुई के लिए कौन सी मुनासिब मिट्टी हो? तो इसके लिए नबाताती मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो मेरा अगला सवाल है धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी मुनासिब होती है? धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी मुनासिब होती है। तो सवाल मेरा अगला है मिट्टी का कटाव से क्या मुराद है? पानी, हवा या बर्फ सतह जमीन को तोड़ फोड़ देते हैं और काट देते हैं, इसी को हम मिट्टी का कटाव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने जवाब लिख लिए होंगे। अब मैं आपको घर पर काम के लिए 2 सरगर्मियाँ दे रही हूँ, उम्मीद है इसको पूरा करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है मिट्टी के मुख्तलिफ किस्मों में की जाने वाली फसलों की पैदावार की फहरिस्त बनाइए। और सरगर्मी 2 है मिट्टी की आलूगी और इसके असबाब पर मुख्तसर नोट लिखिए। अच्छा बच्चों, ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। मेरा नाम एम परवीन बानो है, मैं टीजीटी की हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है GUHPS मिंचेरी, मेरा तालुका है बल्लारी ईस्ट और मेरा डिस्ट्रिक्ट है बल्लारी।